नमस्कार दोस्तों, एएसएससी मिशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट ईवीएस के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने पूरी क्लास डिस्कस कर ली है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। पहले हमने शिक्षा शास्त्र पढ़ा, फिर हमने एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको 2011 का पेपर सॉल्व करवाया और 2012 में जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसको सॉल्व कराया। क्योंकि सीटेट साल में 2 बार होता है, इसलिए आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो सीटेट का ही पेपर है, ईवीएस नवंबर 2012 का। इसके पहले हम लोगों ने जनवरी का किया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। वो जनवरी 2012 का था, ये नवंबर 2012 का पेपर है ईवीएस अर्थात पर्यावरण, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, बार बार आपसे कहते हैं पेपर सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप अपने आप को बच्चा समझ लीजिए, उसके लेवल से सोचिए, आप अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाइए। दूसरी बात, हमेशा ये प्रयास कीजिएगा, कहाँ ऐसा कह रहा है कि बच्चा स्वयं काम कर रहा है या बच्चा जुड़ रहा है या परिवेशी जुड़ाव हो रहा है। ये जहां बातें होंगी वही हमारा आंसर ज्यादातर होता है। ठीक है। तो चलिए ज्यादा न समय न लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यहाँ हम आपको क्वेश्चन एक एक करके बताएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईवीएस का आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जनरली अगर कोई चीज आप पढ़ा रहे हैं, अब कोई चीज आप पढ़ाने के बाद में अगर बच्चे से फीडबैक लेंगे या शुरू में लेंगे या बीच बीच में लेंगे। जैसे हमने कहा कि बेटा 2 2 4 होता है, 2 6 3 3 6 होता है, ऐसे पढ़ा के हमने लास्ट में पूछा 2 2 कितना होता है, तो बच्चा को समझ में नहीं आएगा। शुरू में पूछ लेंगे वो भी समझ में नहीं आएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है बीच बीच में पूछते रहे उससे कि समझ में आया। जब वो कह देगा हाँ सर समझ में आया, या बच्चे कह देंगे, तब हम आगे बढ़े। तो ये प्रश्न यही कह रहा है। क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। कब कब उपलब्ध कराना चाहिए? पहला नंबर ऑप्शन, पाठ के अंत में। बिल्कुल नहीं। प्रकरणों के अंतःनिर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में। तो सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, प्रकरणों के अंतःनिर्मित, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं साथ साथ में बताते जाइए, और यही एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा। कुछ भी आप पढ़ाइए, बीच बीच में बच्चे से पूछते रहिए, उसको बताते रहिए। ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। तो क्वेश्चन पढ़िए, जिस हिसाब से वो कहता है वहां अपना माइंड लेके जाइए, बच्चे के लेवल से सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, अगर आप ईवीएस पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला, विशेषता पुस्तक परीक्षा पे ध्यान देना चाहिए। ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, चलिए ये भी ठीक ठाक है तरह से। अभिभावकों के विचारों को स्वीकारना एवं सम्मान करना, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना। तो देखिए, विशेषता जहां शब्द लगेगा ना, वो कह रहा है केवल इस पे ध्यान देना, ये तो कतई नहीं होगा। तो इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान करना चाहिए। अर्थात जैसे मान लीजिए बच्चा कुछ गलत भी बोल रहा है, तो हो सकता हो उसकी दृष्टि में वो सही बोल रहा है, तो आप उसको मानिए और कहिए हाँ बेटा तुम्हारा सही है। फिर उसमें आप मॉडिफाइड कीजिए, देखो बेटा ये ऐसे ऐसे कर देंगे थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। गलत आपको नहीं बोलना है। तो इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगर आप बच्चे को डांट देंगे, हट ऐसे होगा चल बट, तो वो नहीं समझेगा चीजों को। लेकिन आप उसके दृष्टिकोण को समझेंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ हम सही बोल रहे हैं, और जब भी हम पूछेंगे तो सर सही बताएंगे। इसलिए इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने उनको कुछ पढ़ाया, उसका आकलन आप करना चाहते हैं, सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? आवधिक परीक्षाएं, देखिए परीक्षाएं तो कतई नहीं होती, कभी नहीं होंगी। गृह कार्य, आपने होमवर्क दिया, आपने कहा कि हम देखेंगे बच्चा कितना अच्छा करके आया, हो सकता हो किसी से पूछ के आ जाए, तो ये अच्छा नहीं हुआ। योगात्मक कार्य आपने दे दिया, साथ साथ मिलकर काम करो, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। पोर्टफोलियो, ये राइट आंसर है। पोर्टफोलियो मतलब इसमें ना बहुत सारी तकनीकी होती है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिससे आप बच्चे का आकलन कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो इज अ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। अगला, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि। अच्छा एक बात बताइए, जैसे
अब इसमें देखिए हम बता रहे हैं जहां दृश्य श्रव्य आएगा पकड़ेंगे कैसे। अब आप बता रहे हैं बेटा दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया छह होता है, बच्चा ने देख लिया। अब अगर आप उसको लिख के दिखा दें, दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया छह, आप बोलते भी रहें लिखते भी रहें, या टीवी में चला दें, बोलता भी रहे लिखता भी रहे, बोलता भी रहे लिखता भी रहे, तो बच्चे के देखिए आंख भी देख रही है, कान भी सुन रहा है, अर्थात आंख कान सुन रहा है, अगर मुंह से दोहराता रहेगा तो उसका मुंह भी काम कर रहा है, यानी कि उसकी इंद्रियां इंद्रियां क्या है, कनेक्ट हैं। और यही सबसे बेस्ट प्रॉफिट होता है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का। तो जब भी दृश्य श्रव्य सामग्री आए तुरंत इंद्रिय वाला ऑप्शन ढूंढिए, वही राइट होगा। तो इसमें देखिए सेकंड नंबर, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर बच्चा देखेगा तो आंख का प्रयोग करेगा, अगर बोलने का प्रयास करेगा मुंह का, कान से सुन लेगा, तो इस प्रकार से बच्चा एकदम अच्छे से सीखेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन, दृश्य श्रव्य सामग्री का जब आप प्रयोग करेंगे तो अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग होगा। इंद्रिय मतलब यही आंख कान मुंह त्वचा वगैरह, ठीक है। चलिए अगला, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्ट्रॉमिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। अच्छा देखिए, मतलब ये है कि पहली जो बच्ची है वो खटाखट रट ली, हाँ ठीक तैयार। दूसरी बच्ची ऐसे नहीं समझ रही, वो पहले प्रोसेस करती है, दिमाग में सेट करती है, तब सीखती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे भाई हम लोग कहते हैं ना, अरे यार वो तो गॉड गिफ्टेड है, हम तो बेवकूफ है, कैसे याद करें, अर्थात वो हमसे अलग है। और जब अलग की बात आएगी तो इसका मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि हर एक बच्चे की सीखने की कैपेसिटी अलग अलग है। तो वही तो बता रहा है, एक बच्ची रट के सीख जा रही है, दूसरा समझ के कर रही है। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की ओर, ठीक है। अदर आपको देखना ही है नहीं, अंतर संबंध ही गया तेल लेने, केवल व्यक्तिगत विभिन्नता है, एक बच्ची वैसे सीख रही है, दूसरी बच्ची ऐसे सीख रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, या ए। ओके, अगला क्वेश्चन 66, देखिए लिखा है डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। मतलब इनमें से कुछ ऐसी विधियां हैं जिनको जो पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन एक ऐसा है जो संबंधित नहीं है, लिखा है ना के अलावा। चलिए, समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने में। देखिए अगर आपको पर्यावरण सिखाना है बच्चे को, हाँ, तो आप बच्चे से कहिए बेटा अच्छा बताओ गैस क्यों दूषित हो रही है, तो समझेगा, बताएगा सर धुआं उड़ रहा है, ये हो रहा है हो रहा है, यानी कि आपने उसके दिमाग में समस्या डाल दी। तो ये भी ईवीएस सिखाने का तरीका हो गया। दूसरा, सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम मतलब अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे धुएं को नहीं समझ पा रहा है, आप थोड़ा सा उसका सहयोग कर दीजिए, उससे भी वो सीख जाएगा। तीसरा है निर्देशित खोज, कोई चीज जो मतलब अपने से करना चाहता है, आप उसमें उसकी हेल्प कर दीजिए, तो ये हो गया निर्देशित खोज। लास्ट वाला जो है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, आप बड़ा बड़ा भाषण दे दीजिए, ये ऐसे है वैसे है, बच्चा को समझ में नहीं आएगा, पता लगे क्लास में सो गया। तो ये अच्छा तरीका नहीं है पर्यावरण सिखाने का। बाकी तीन तरीके बिल्कुल सही है। लास्ट वाला जो है व्याख्यान नहीं है, आपको भाषण नहीं देना है, बच्चे से करवाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जहां कविता कहानी आया आपको कुछ नहीं, क्या ढूंढना है, कल्पना। जहां कल्पना ऑप्शन रहेगा वो राइट हो जाएगा। देखिए जैसे जब अगर बच्चे को बताए हैं, तो बच्चा हाथी मोटे मोटे पैर होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, अगर बच्चा हाथी नहीं देखा है तो मन में इमेज बना लेगा, अच्छा ऐसा होता है ऐसा। जब कभी वो हाथी को देखेगा ना तो सोचेगा मम्मी ने ऐसा बताया था, पापा ने ऐसा बताया था, मतलब ये ऐसा ही है। यानी कि वो उसकी थिंकिंग जो है वो इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है। तो जब भी कहानी कविता वाला सेक्शन आएगा तुरंत ऑप्शन ढूंढिएगा कल्पना वाला। देखिए हमको नंबर लेना है, ठीक है, हमें नंबर से मतलब है समझ समझ के नंबर लेना है, हमें महाभारत नहीं पढ़ना है। तो इसमें ऑप्शन ढूंढिए। ऑप्शन देखिए थर्ड नंबर, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना की योग्यता को बढ़ावा देने में, और यही इसका सही आंसर होगा। क्लियर, आप किसी साल का पेपर लेके देख लीजिएगा, जहां कल्पना होगा वही कहानी होगी, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो कुछ ऐसे की फैक्टर हैं जिसको हमें पकड़ के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। देखिए कुछ समस्याएं जैसे डिसलेक्सिया होती है पढ़ने से संबंधित, ठीक है। देखिए इसका छोटा सा हम आपको एक ट्रिक बताएंगे ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाए। देखिए लिखा है डिसलेक्सिया, ये आपका है
डिसलेक्सिया। एक देखिए आपका होता है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। एक आपका होता है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। देखिए ये कुछ बीमारी है, कैसे? देखिए इसमें पढ़ेंगे डिसलेस आ रहा है, लेस, लेस मतलब कम, अर्थात पढ़ाई में कमजोर। तो ये पढ़ने की बीमारी है, यानी कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है वो डिसलेक्सिया, ठीक है। ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाने में कमजोर है, चित्र बनाने में कमजोर है, यानी कि चित्र बनाने के लिए पेन चलाना पड़ेगा, यानी कि राइटिंग में कमजोर है, अर्थात ये लेखन में कमी। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, यानी कि गणित में कमजोर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिसकैलकुलिया मतलब होता है गणित में कमजोर या गणित संबंधी विकार या रोग। डिसग्राफिया मतलब लेखन संबंधित, और डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में कमजोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ने में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। हमारा 68 नंबर लिखा है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। इसमें मतलब कहना यह चाहता है ना कि जो सीनियर हैं और जो अच्छे बच्चे हैं, जो जो चीजों को सीख गए हैं, वो अपने से कमजोर बच्चों को या उनका आकलन कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा उच्च नैतिक विकास, समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा। तो उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा यही सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि देखिए नैतिक विकास वाली बात तो यहाँ होगी, नैतिक विकास कैसे होगा? आकलन हो रहा है ना। और समूहों में द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है। अगला है गहन प्रतियोगिता, ना तो प्रतियोगिता होगी भाई, बड़े वाले बच्चे छोटे बच्चों का आकलन कर रहे हैं ना, तो कितना सीखे हैं, तो इसलिए इसमें क्या होगा? उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 70 नंबर, अल-बरूनी जिस देश से आया था। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी बुक में, अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था और उसने यहाँ पर किसकी तारीफ की थी? यहाँ पर तालाबों के बारे में बहुत अच्छे से उसने तारीफ की थी, यह ध्यान रखिएगा। और उन्हें तहकीके हिंद नामक किताब लिखी थी, ठीक है। अल-बरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। उसने तहकीक ए हिंद नामक किताब लिखी थी। उस किताब में उसने बताया कि भारत में तालाबों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 71 नंबर लिखा है कि इसमें है, नीचे किसी ट्रेन या के मार्ग का टाइम टेबल दिया है। नीचे आपसे ऑप्शन दे रहा है कि उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत से मडगांव आने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। मैथमेटिकल सेक्शन है। अगर आप पहले नंबर पे देखें, सूरत है जो 530 किलोमीटर लिखा है सामने, ठीक है। आप चौथे कॉलम में देखिए 530, फिर मडगांव में लिखा है 1509। तो आप देखिए जब वो सूरत था, कहाँ था? सूरत, तो ये 530 किलोमीटर चल चुका है। लास्ट में आया आपका मडगांव, मडगांव मतलब कितना? 1509। अब आपसे पूछा है कि कितना दूरी और समय लगा है। तो देखिए इन दोनों का अगर आप अंतर निकालेंगे, 1509 में 530 का अंतर निकालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 7, 9, 9 में से 3 गया 6, और ये 14 में से 5 गया 9, ठीक है। 969, सॉरी 979, ठीक है, नहीं 969, ठीक है। देखिए तो इसमें ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, 96, अच्छा कुछ गलत लिख दिया क्या? 1509 में 530, 9 हो गया, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ 7 आएगा, ठीक है 7, ठीक। तो इतनी दूरी तय किया है, कितना? 979 दूरी। अब आप देखिए ऑप्शन में 979 दो में है, पहले वाले में है और लास्ट वाले में है। अब आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 15 घंटे 15 मिनट आएगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, प्रयोग एवं प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए के द्वारा संकल्पनाओं से सीखती है। देखिए यहाँ पे चिंतन के बारे में लिखा है, अभिसारी, अपसारी, मॉडलिंग और अनुकरण। देखिए ये चिंतन के बारे में हम आपको अच्छे से समझाते हैं, तब आप ऑटोमेटिक आंसर को समझ जाएंगे। शब्द लिखा है सृजनात्मक। सृजनात्मक मतलब होता है सृजन करना, नई नई चीजों को बनाना, नई नई चीजों को बनाना। देखिए आप वर्ड से पकड़ लेंगे, आपको पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अभिसारी,
अभिसारी मतलब होता है दुनिया भर की सोच को लाइए एक जगह पे लाके लीप पोत कर दीजिए, ठीक है, लीप पोत कर दीजिए मतलब सारी सोचों को एक जगह पे संकीर्ण कर देना। मतलब आप सोच के आए ये पढ़ेंगे वो करेंगे या करेंगे वो करेंगे, लास्ट में मोबाइल समय बर्बाद कर दिया आपने, सत्यानाश हो गया। लेकिन दूसरा बच्चा उसी मोबाइल से इंटरनेट सीख गया, वीडियो बनाना सीख गया, पढ़ना सीख गया, लिखना सीख गया, नई नई चीजों को समझना, गाना सीख गया, अर्थात उसने अपने चीजों से सृजन कर दिया, एक ही चीज से अलग अलग चीजों को सीख गया। तो ये होता है अपसारी। अपसारी चिंतन मतलब एक समय पर अलग अलग चीजों को सोचना, और जो बच्चा अपसारी चिंतन में बेस्ट रहेगा वही सृजन में बेस्ट रहेगा। तो इसमें कहा है ना कि सृजनात्मक, तो अपसारी चिंतन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी की एकदम याद रखिएगा, जहां अपसारी चिंतन आएगा वहां सृजन आएगा, जहां सृजन आएगा वहां अपसारी आएगा, और एक और नाम आता है रचनात्मक। तो रचनात्मक आएगा, सृजनात्मक आएगा, अपसारी आएगा, तीनों एक ही चीज है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन, अपसारी चिंतन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ऐसे प्रश्नों को देखिए ध्यान समझिएगा, यहां केवल हमें आपको सिखाना है, आपको हर जगह मिल जाएगा पेपर सॉल्व करना, लेकिन तरीका नहीं मिलेगा। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं आप ऑप्शंस को कैसे पकड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, मतलब नए ज्ञान से जोड़ रहा है। तो निहित उद्देश्य को बढ़ाते, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब अलग अलग नॉलेज देना, तो यहाँ तो जोड़ने वाला क्रिया हुआ नहीं, हटाइए इसको। शिक्षार्थी स्वायत्ता, स्वायत्ता मतलब स्वयं से सीखना, हटाइए इसको। पुनर्बल मतलब बार बार सिखाना, ये भी नहीं है। अगला देखिए ज्ञान का सहसंबंध, सहसंबंध मतलब ज्ञान, एक ज्ञान को दूसरे में जोड़ दिया या यहां से वहां स्थानांतरित कर दिया, तो यही तो होता है जोड़ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शब्द को पकड़िए आंसर ले जाइए। देखिए रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, इस आयोजन का एक उद्देश्य के साथ किया गया था, आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सही होगा? मतलब भाई विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई थी, क्यों लगाई गई थी? पहला, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध कराना, ये तो गलत हो गया। अभिभावकों को संतुष्ट करना, बिल्कुल गलत। विभिन्न व्यवसाय के लिए, बिल्कुल गलत। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है, ताकि बच्चे नई नई चीजों को देखें और उनको बनाना सीखे, यही सबसे बेस्ट उद्देश्य होता है। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट कार्य करवाते हैं या मेला लगवाते हैं, प्रदर्शनी लगवाते हैं, तो सही आंसर क्या होगा? पहला नंबर। अगला देखिए, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारणों में निम्नलिखित शामिल है। देखिए बच्चे के विकास में कौन कौन शामिल है, एक को छोड़ करके। पहला, संस्कृति बिल्कुल शामिल है, संस्कृति से बच्चे नई नई चीज सीखते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल शामिल है। पौष्टिक मतलब पौष्टिक क्या लिखा यार, ठीक है, पौष्टिकता बिल्कुल शामिल है। शारीरिक गठन, देखिए ये नहीं है, जैसे बच्चे की शारीरिक बनावट के आधार पे आप नहीं कह सकते कि वो पढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? कोई बच्चा दिव्यांग होता है, उसकी मेमोरी बहुत तगड़ी होती है, कोई नॉर्मल होता है नहीं तगड़ी होती, इसलिए जो शारीरिक बनावट होती है वो कतई जिम्मेदार नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे आगे लिखा है, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा किले में तोप में किया गया था, सही कथन है। मैंने आपको बताया था कि जो गोलकुंडा किला है उसको औरंगजेब जीत नहीं पाया था, और वहां की जो तोप है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया गया था? तो उसका जो टिन, ठीक है, कॉपर और टिन से मिलकर के ये बना, जिंक तो हम दूसरा मटेरियल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से बहुत रासायनिक का प्रयोग करें। देखिए जब आप खेत में एक ही फसल बार बार उगाएंगे, अब बराबर खाद पे खाद रखे रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका वो आपकी जो भूमि हो बंजर हो जाएगी, वहां की भूमि जहरीली हो जाएगी और वहां पे कोई खेती नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। लेह लद्दाख के मकानों के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। देखिए लेह लद्दाख के जो मकान होते हैं, पहली बात वो 2 मंजिला होते हैं। ठीक है, लेह लद्दाख के मकान जो होते हैं 2 मंजिला, ऊपर क्या रहते हैं, ऊपर इंसान रहते हैं, नीचे जानवर रहते हैं। ये जो फर्श बनाई जाती है ये लकड़ी की बनाई जाती है, ठीक है, लकड़ी की, ताकि ठंडी ना लगे। छत पर भी लकड़ी होता है। अब आपसे देखिए क्या क्या ऑप्शन पूछा है, देख लेते हैं। पहला लिखा है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा, निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं। देखिए निचली मंजिल पर जानवर रहते थे, कोई खिड़की नहीं, तो बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया।
पत्थर मिट्टी चूने की बने मोटी दीवारें नहीं, पत्थर मिट्टी की नहीं, केवल मिट्टी की पत्थर की बनती थी। लकड़ी के फर्श, डी वाला भी सही है। और ए वाला जो लिखा है ढालू छत है वो भी सही है, ताकि बर्फ छटक जाए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, जहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए बी डी है वही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ए बी डी, सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। इसमें यहाँ मिट्टी की दीवारें नहीं बनती, यहाँ पत्थर की दीवारें बनती हैं। ठीक है, देखिए तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ जो है आपका झीलों से संबंधित है। जब झीलों का विनाश हो रहा था तो उसको बचाने के लिए तरुण भारत संघ की शुरुआत की गई थी, यहाँ पे ध्यान रखे रहिएगा। सही आंसर इसमें है डी नंबर ऑप्शन, पुरानी झीलों को बचाने के लिए। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो देखिए सांपों वाला चैप्टर आ गया, इसमें भी मैंने आपको बता रखा था, दोहरवा देते हैं आपका, हालांकि अगर ध्यान नहीं होगा तो ध्यान रखिए। देखिए हमारे यहाँ सांपों की 4 जहरीली प्रजाति पाई जाती है, 4, जिसमें नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 प्रकार के सांपों के 2 खोखले दांत होते थे, 2 खोखले, जिससे ये काट करके जहर अंदर इंजेक्ट करते थे। साथ ही साथ इनके जहर से ही क्या बनती थी, सांपों की दवाई, जिसको कहते थे हम लोग सीरम। क्या कहते थे, सीरम। चलिए सांपों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी बिल्कुल सही है। सी नंबर, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत, गलत, 2 खोखले दांत होते हैं। डी नंबर ऑप्शन, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो आप देखिए ए, बी और डी, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा कहाँ गया भैया, ए बी और डी, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मल्टीपल वाले भी आते हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए पेट्रोलियम के बारे में सही अभिलक्षण है आ गया। देखिए पेट्रोलियम एक तरल पदार्थ है, बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, तरल नहीं होता, ये हल्का पानी से गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ढूंढिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर पहला में पतला है, नहीं होगा। अच्छी गंध बिल्कुल नहीं, हटाइए। बिना गंध वाला ये भी हटाइए। लास्ट ऑप्शन देखिए बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल, तो इसका जो सही आंसर है ये डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का ये तेल होता है। क्या भैया, आपका जो पेट्रोलियम है। क्लियर, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसको कच्चा सोना भी या तरल सोना भी कहा जाता है। आगे ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, फिर पूछ लिया, बार बार पूछता है। मच्छरों से फैलने वाले रोग, तो मच्छरों से फैलने वाले रोग देखिए 3 मैंने आपको बताया था, डेंगू होता है, मलेरिया होता है और चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, याद रख लीजिएगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, DCM। देखिए DCM, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, और होता किससे है, ये मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न 83 नंबर, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। देखिए मधुबनी चित्रकारी कहाँ फेमस है, बिहार में। मधुबनी चित्रकारी में फूलों के रंग, पौधों के रंग, पेड़ पौधों के रंग से जानवरों का चित्र, इंसानों का चित्र, कैसे हल्दी पीस करके और चावल पीस करके फेंट करके उससे बनाते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं। फाइबर पेंट नहीं, सोने चांदी को घोल कर नहीं, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, ये बिल्कुल सही है। मधुबनी चित्रकला के लिए पीसे हुए चावल के घोल से हम बनाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कुछ शारीरिक या मानसिक से विकलांग बच्चे हैं, अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में पढ़ते हैं। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्या पूछा है, देखिए आवश्यकता वाले बच्चे मतलब ये होता है ना कि जिनको विशेष आवश्यकता हो, मतलब इनको जरूरत हो। देखिए आवश्यकता वाले बच्चे हैं, आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ इसमें कुछ शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे हैं। देखिए शारीरिक विकलांग, फिर मानसिक विकलांग बच्चे भी हैं इसमें, मानसिक विकलांग, और सामान्य बच्चे भी हैं, सामान्य बच्चे भी हैं। देखिए ये आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग,
सामान्य रूप से विकलांग, इन सब को एक साथ पढ़ाया जाता है, एक साथ। और जब इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी जाए जहां पर सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाए, उस शिक्षा पद्धति को कहते हैं समावेशन या समावेशी शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा प्रणाली कहते हैं, जो हमारे यहाँ आजकल लागू है। सभी प्रकार के बच्चों को एक जगह बैठा के पढ़ाना है, इवन लड़के लड़कियों को भी साथ बैठा के पढ़ाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन, समावेशी शिक्षा। क्लियर? ये देखिए, अब ये पिछले में भी आया था, इस बार भी आ गया। क्या आ गया? घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए एक शिक्षिका ने संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत सारे उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में जो नीचे दिए गए हैं, अब देखिए हमें वो ढूंढना है जिसमें घर्षण मदद करता है। पहला, पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण। देखिए, जब भी हम पेन से लिखेंगे तो देखिए घिसता है ना, घिसता है तभी चलता है, मतलब पहला वाला ऑप्शन घर्षण से संबंधित है। दूसरा, फर्श पे देखिए, हम जब फर्श पे चलते हैं तो ऐसे घर्षण संबंधित है ना, टिके तभी टिके हुए, फट छटक के गिर जाएंगे ना। कहीं अगर चेहला वाला रह जाइए, फटाक से आप गिरेंगे, क्योंकि वहां घर्षण नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन भी सही है, यहाँ घर्षण है। तीसरा है ऊर्ध्वाधर फेंक। देखिए, जब कोई गेंद आप ऐसे आप ऊपर फेंकते हैं, ऐसे ऊपर फेंकते हैं, न्यूटन के सर पे जब सेब गिरा तो न्यूटन ने दुनिया को पागल कर दिया, इतना नियम दे दिया। अर्थात उन्होंने किसका नियम दिया था? गुरुत्वाकर्षण का। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है। बाकी जो डी वाला ऑप्शन है वो भी सही है। डी वाला ऑप्शन लिखा ना, जब आप ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी रुक जाती है। तो घर्षण से संबंधित ए वाला है, बी वाला है और डी वाला है, मतलब जिसमें घिसने की प्रक्रिया हो। तीनों है, केवल यही वाला नहीं है, बी वाला नहीं है। तो हमसे क्या पूछा था? कौन कौन से घर्षण है? ए है, बी है और डी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी किसमें है भैया? सी नंबर में, सी में है ना। देखिए, डी ए बी उल्टा लिखा है, लेकिन है आंसर वही। ठीक, तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर, पश्मीना शाल। देखिए, पश्मीना शाल के बारे में आपको बताया था मैंने, आप थ्योरी समझ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो चांगपा जनजाति होती है, वो लोग एक बकरी पालते हैं जिसका नाम होता है पश्मीना। बकरी के बाल बिल्कुल महीन होते हैं, बिल्कुल महीन। उसके बाल से जो स्वेटर बनाया जाता है, सॉरी, जो साल बनाई जाती है, साल, वो साल 6 स्वेटर के बराबर होती है। सोचिए, एक जो आप साल खरीद लेंगे, आप 6 स्वेटर लादे रहेंगे, उसके बराबर होता है ये साल की कैपेसिटी। और इसको 250 घंटे में लगभग बनाते हैं या 10 दिन में। और ये साल -40 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेगी। सोचिए, 40 सेंटीग्रेड, -40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, जिसमें पानी तुरंत बर्फ हो जाएगा, उस स्थिति में भी आप ये साल ओढ़ के रह सकते हैं। तो हमसे यही ऑप्शन पूछा था। क्या पूछा था? एक पश्मीना साल लगभग स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, 6 स्वेटर के बराबर में। ऑप्शन में देखिए, 6 पहले में है, दूसरे में है। फिर पूछा है कितना घंटा में? 250 घंटे में। तो दूसरे में है पहले में है 250। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, 6 और 250, 6 और 250। 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है, प्लस 250 घंटे में या लगभग 10 दिन में बनके तैयार होती है। ठीक है, आगे। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना। शिक्षिका सीखने का आयाम अनुगमित कर रही है, मतलब वो समूह में चर्चा करवाती हैं। भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। अरे भैया, वो ग्रुप बना के सिखा रही है ना। अगर हम आपसे कह दें कि ग्रुप बना के सीखिए, तो मतलब कैसे? सामाजिक रूप से आप सीख रहे हैं ना, तो यही होता है ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुप स्टडी इज अ सामाजिक रूप से सीखना। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को खाता है, अंदर फंसा खा जाता है। यह पौधा पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि नेपेंथिस जो पौधा होता है वो इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा जानवरों को, छोटे छोटे जीवों को अपनी सुगंध से आकर्षित करके खा जाता है। और इसलिए खाता है क्योंकि इसको नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को खा जाता है और यह सुगंध देता रहता है ताकि ललच के आओ और सफा हो जाओ। ठीक, कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। चलिए, उसे चुनिए जो भिन्न है, अन्य से जो भिन्न है, अलग है। पैराफिन मोम, ग्रीस, पेट्रोल, कोयला। तो अगर आपने जब ईंधन वाला चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल एकदम प्योर फॉर्म है, शुद्ध फॉर्म। पेट्रोल से डीजल बनता है, डीजल से पैराफिन मोम बनता है, और फिर आपका क्या बनता है? ग्रीस। ग्रीस एकदम 3rd क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो एक तरह से देखा जाए, पेट्रोल से ही ये सब बने हुए हैं, केवल कोयला को छोड़ के।
तो कोयला क्या है, एक अलग है, तो हमारा सही आंसर हो गया कोयला। फिर लास्ट आया है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। तो मैंने आपको बताया था कि मधुमक्खी जो पालन होता है, वो पहली चीज तो ये है कि मधुमक्खी जो होती है लीची खाती हैं, और लीची का फूल फरवरी में खिलता है। एक डब्बे से आप 12 किलो शहद निकाल सकते हैं, जिसमें आप मधुमक्खियों को पालते हैं। मधुमक्खियों के केस में कहा जाए तो अक्टूबर से दिसंबर का महीना जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अक्टूबर से दिसंबर का महीना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, और मधुमक्खियों के बारे में जानकारी दें आपको, तो मधुमक्खियों के छत्ते में रानी मधुमक्खियां अंडे देती हैं, सिपाही मधुमक्खियां सुरक्षा करती हैं, मजदूर मधुमक्खियां काम करती हैं। ठीक है, नर मधुमक्खी भी होते हैं, बस वो विशेष काम कुछ नहीं करते, सोते रहते हैं। ठीक, तो ये था हमारा सीटेट ईवीएस नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसको मैंने आपको पॉसिबल तरीके से सॉल्व करा दिया। और जो जो मैंने चीज बताई है, कुछ पॉइंट्स को आप पकड़े रहिएगा ताकि आपको एग्जाम में आए, आप अच्छे से मार्क करके निकल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और एग्जाम या किसी और प्रीवियस ईयर के पेपर में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करता है मेरे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।